ओके सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था कि अगर पॉपुलेशन रेशियो पूछ ले किसी पर्टिकुलर दो ऑर्बिट के बीच में और या किसी टू पर्टिकुलर लेवल के बीच में, तो उस तरीके से हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। G1 और G2 मैंने बताया था, तो क्या है डिजेनरेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल, एनर्जी लेवल का, और ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर पूछता है तो ये वाला फार्मूला भी वहाँ पर लगा सकते हैं। नाउ अब हम लोग जंप कर लेते हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर। ऑब्वियसली बचपन से लेकर अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्वांटम नंबर के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा आसानी हो जाएगी। पहली आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर का जो यूज है वो आपका क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना और साथ ही साथ Rn की वैल्यू भी निकालना। वहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। 4n इक्वल टू अगर 1 2 3 4 है तो उसके रिगार्डिंग जो सेल की वैल्यू होती है, सेल का नाम जो होता है उसको हम लोग K सेल L M N, अगर इस तरीके के डिफाइंड है सेल्स तो समझ जाना n की वैल्यू कैसे होगी। अब मान के चलो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ले किसी पर्टिकुलर सेल में, तो n इक्वल टू मतलब किसी पर्टिकुलर n अगर हमको पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछ ले टोटल सेल में तो कितने होते हैं 2n²। गॉट इट। दूसरा आता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का जो यूज है वो एंगुलर मोमेंटम, वो भी कौन सा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हम लोग यहाँ पर एल का यूज करते हैं। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, तो वो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं √L × L+1 h×। ओके सो अगर हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, उसकी वैल्यू पता है, तो एल की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 से लेकर -1 तक। और अगर मैं बात करूँ अगर एल की वैल्यू हमको पता है, स्मॉल एल की वैल्यू, तो उसके करस्पॉन्डिंग सबसेल का नाम कैसे रखते हैं वो भी देख लेते हैं। 0 अगर 1 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F और 4 है तो G। ये सबसेल की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग किसी सबसेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग दो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक n और एक L। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L बताएगा आपका सबसेल के बारे में, या फिर कह दूँ n बताएगा सेल के बारे में, L बताएगा सबसेल के बारे में। जैसे कि n इक्वल टू अगर 3 लिखा है और L इक्वल टू 0 1 2 है, ऑब्वियसली n इक्वल टू 3 तो L की वैल्यू 0 1 2 3 तक जाएगी। अगर इसके करस्पॉन्डिंग नंबर को रिप्रेजेंट करना है किसी सबसेल को तो कैसे करेंगे, 3s 3p 3d, है ना। इसी प्रकार n इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यू 0 1 होगी, तो 2s 2p। नाउ अभी हम लोगों ने बात किए थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर n की वैल्यू पता है तो 2n² होती है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है। अगर मान के चलो आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मालूम है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 12+1, ये आपकी क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सबसेल। जैसे s में होती है 2, p में होते हैं 6, d में होते हैं 10, f में होते हैं 14। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 0 1 2 तो आपके नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो सारी जो भी डायरेक्शन होती हैं स्पेस में उसमें हम लोग नहीं मान सकते पूरे, मतलब अगर बात करूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम है कैन नॉट बी एज्यूम्ड इन द ऑल डायरेक्शन इन द स्पेस। कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू अलाउड होती है और उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। मतलब स्पेस में कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है एंगुलर मोमेंटम की, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट के, उसके रिगार्डिंग अगर हमको पता करना है तो हमको इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम लोग जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर मैं बात करूं तो जेड कंपोनेंट होता है एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम का, वो LZ से रिप्रेजेंट करते हैं। और LZ जो होता है वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के थीटा एंगल पर अगर सबटेंडेड है कोई L तो जेड कंपोनेंट L cos थीटा हो जाएगा। ऐसे आपने देखा होगा बहुत बार, ये अगर L वेक्टर है, ये थीटा हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये L cos थीटा आपका जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो हमारा Z जो है वो हमारा ml × h× होता है, जो कि हमने देखा था कि अगर मैं LZ का आइगन वैल्यू निकालूँ क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको m × h, तो यहाँ पे ml है। ओके सो ये जो ml है वो आपका क्या है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगी तब हमारा जेड कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, उसका जो आइगन वैल्यूज होगा वो हमारा mh होगा। ओके सो नाउ अब यहाँ से LZ की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग ml की वैल्यू भी इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। तो तब हमारा जो ml की वैल्यू होती है वो ml की वैल्यू होती है फॉर पर्टिकुलर गिवन L के लिए। अगर L की वैल्यू पता है तो ml की वैल्यू होगी -L से लेकर +L तक विथ यूनिटी डिफरेंस 1।
नाउ ओके, सो माइनस एल से लेकर प्लस एल तक की वैल्यू हो जाएगी 2l+1, और अगर इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे इन पर्टिकुलर सब सेल में, जो आपके ऊपर फॉर्मूला देख चुके थे। ओके, सो ना स्पेस क्वांटाइजेशन की जो कंडीशन होती है वो हमारी कॉस थीटा, जो एंगल है हमारा कॉस थीटा इक्वल टू ml/√l × l+1। यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और यहाँ से वो सारे एंगल्स जो कि हमारे वैलिड हैं वो हमारे निकल आएंगे। अगर ml की वैल्यू 0 है तो वो हमारा सर्कुलर प्रोजेक्शन कहलाता है, बाकी हमारा एलिप्स कोन टाइप का बनता है, वो आपने देखा होगा। ठीक है, एक जैसे मान चलो कुछ अलाउड वैल्यूड है, यहाँ पे बन गया एक ऐसे एल आ सकता है, इसका कंपोनेंट्स आ सकता है, तो इस प्रकार से हमारे कोन बनता है। सो ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अगर कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता करनी तो ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना ज़रूरी है। सो यहाँ से जो अलाउड एंगल्स हैं वो हमारे निकल आएंगे। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे, स्पिन क्वांटम नंबर एस। स्पिन क्वांटम नंबर एस जो होता है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग हमारा डिफाइन होता है। तो जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, वैसे यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। वो पर्टिकुलर स्पिन पार्टिकल्स के लिए है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ऑब्वियसली हम लोग पहले लॉ पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर पर ऐसे सर्कुलर पाथ या फिर इलिप्टिकल पाथ में से मूव ही नहीं करता, वो अपने स्पेस में भी वो स्पिन करता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया। और ऑर्बिटल में अगर मूव कर रहा तो वो ऑर्बिटल। ठीक है, सो यहाँ तक। इसके बाद हम लोग अगर बात करूँ मैं स्पिन क्वांटम नंबर की, तो हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब क्या है कि जैसे मान करो मैं चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए एस जो होता है वो हाफ होता है, स्पिन हाफ होता है। ओके, तो जैसे मैंने अभी इसमें डिफाइन किया था इसके पहले, तो इसी प्रकार मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है कि स्पेस में सारे स्पिन क्वांटम नंबर या फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम डिफाइन नहीं हो सकता, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो सकता है। सो उसके लिए हम लोग किसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, एम एस की वैल्यू। तो एस जेड हमारा जेड कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि आइगन वैल्यू जो वो हमारा एम एस इंटू एच क्रॉस होता है, और जो हमारा जेड कंपोनेंट इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू फॉर ए गिवन एम एस के रिगार्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई अगर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर मालूम है तो कौन कौन से थीटा अलाउड हो सकते हैं फॉर पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के लिए, फिर स्पिन पार्टिकल के लिए। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए एस इक्वल टू 1/2 होता है, तो इसके जेड कंपोनेंट्स हो जाएंगे प्लस माइनस हाफ एच क्रॉस, है ना। तो अब यहाँ से इन दोनों प्लस माइनस हाफ एच क्रॉस के करस्पॉन्डिंग जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो हमारी ये दो एंगल निकल जाता है। तो इससे समझ में आ जाता है कि भाई दो कंपोनेंट्स अलग अलग है। वो इतनी बात समझ में आ गई। ओके, सुनो, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। स्पिन क्वांटम नंबर अगर आपको समझ में आ गई तो, क्योंकि उसका आगे चल के यूज भी है सारी चीज़ों में। इसके बाद हम लोग और भी जैसे कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग शुरुआती क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर मान के चलो हाइड्रोजन है तो 1s1 लिखते हैं, हीलियम है तो 1s2 लिखते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 310 4s2 ऐसे टाइप के ऐसे लिख देते हैं ना। बट यहाँ पर एक यहाँ पे जो हमारा एक्सेप्शन है, हम लोग 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं। तो इसमें 2 एक्सेप्शन मिल जाते हैं इन दोनों, जैसे एक क्रोमियम एक कॉपर है। क्रोमियम में क्या होता है कि हमारे आर्गन तक तुमको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आता 4s1 3d5 या जब 4s1 3d10, यहाँ पे 2 ना हो गए, यहाँ 2 नहीं होता और यहाँ 2 नहीं होता, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे ना ही 9 है। तो ये इस तरीके से हम लोग ऐसे ये थोड़ा सा एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक है। बाकी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। सो नाउ इसके बाद अफवाह प्रिंसिपल भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे, नहीं पढ़े तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू अफवाह प्रिंसिपल ये बताया गया था कि क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल का जो समेशन है फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए अगर ये ज़्यादा है तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। एनर्जी अगर किसी ऑर्बिटल की निकालनी है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एन है और एल है उसका समेशन कर दो और दूसरे वाले का समेशन कर लो और देख लो किसका ज़्यादा है, वही हमारा हायर एनर्जी वाला होगा। इसका लिए हम लोग एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा एक आ गया 1s और एक आ जाएगा हमारा जैसे 2s। तो इसमें n + l की वैल्यू कितनी आ रही है,
1 प्लस 0 2 प्लस 0, ये 2 है, ये 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला लोअर एनर्जी वाला, ये वाला हायर एनर्जी वाला। तो n प्लस एल की वैल्यू जिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बढ़ते हुए क्रम में हम लोग लिख देते हैं, जिसमें यहाँ पे 4s2 पहले आ जाता है, 4 3d10 के पहले, 4p6 5s2 4d10, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4d10 तक, मैंने 4d10 तक लिख दिया यहाँ पे। 4d10 के बाद आएगा हमारा 5p, ठीक है। तो इसको हटा दो, यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं। ओके, सो ना ये तो अफवाह रूल हुआ है। इसके बाद हुंड रूल भी पढ़ लो। हुंड रूल में क्या है कि मान के चलो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट में हमारा कोई सबसेल है ना, सबसेल है, और मान के चलो कोई मतलब एक आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उनको सबसेल में डालना है। तो उन्होंने बोला गया कि पहले आप क्या करो, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो उस पर्टिकुलर सबसेल में, ओके। देन उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, पेयर कर सकते हो। तो इसने यही इसी के बारे में यही बताया था कि सिलेक्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरना जब तक कि सारे सब सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। जैसे 2p3 को हम लोग ऐसे नहीं भर सकते कि पहले में 2 डाल दो पहले और सेकंड वाले में 1 डाल दो, ऐसा नहीं। पहले एक एक भरो, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दो, ठीक है ना। ये तो हुंड्स रूल हो गया, अफवाह रूल हो गया। अब प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लो। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग जो क्वांटम नंबर्स होंगी वो सेम नहीं हो सकती चारों। मतलब ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आर नॉट इक्वल फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम। सो जैसे कि हम लोग 2p2, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए 2p2 है, इसको यहाँ पे डाला, इसको यहाँ पे डाला, है ना। अब इसे करस्पॉन्डिंग देख लो, n की वैल्यू कितनी है फर्स्ट अब इसमें मैंने पूरे भरे तो 6 कार्बन के लिए, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसमें देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन के इसमें 1 0 0। अब इसमें पहले हम लोग इस सेल इस वाले सब सेल के बारे में देख लेते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे कॉन्फिगरेट अलग अलग हुए देख लो। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 थी, 0 थी, ml की वैल्यू थी, इसको आप है तो +1 दे दिया। बट जब हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फॉर पर्टिकुलर एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर्स हमने डिफाइन किए थे n l m l m s, ये वैल्यू चारों एक साथ सेम नहीं हो सकती, वरना वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिस्टिंग्विश में नहीं रहेंगे, या फिर हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे कि भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। ओके, सो किसी न किसी तरीके से वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। वेक्टर मॉडल ऑफ एटम को जिस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि मान के चलो हमारे किसी पर्टिकुलर एटम का, हम फिर से सुनिएगा, किसी पर्टिकुलर एटम का जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो हमारा L है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो हमारा S है। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा किसी एटम का वो हमारा L + S होगा। इस टोटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है, इस कैपिटल में ध्यान से फिर से यहाँ पे बता दूँ, एटम की जब बात करें तो कैपिटल J से स्मॉल j L और S से इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू निकालो तो इस मतलब L + S से लेके L - L तक के मोड के बीच में विथ यूनिटी डिफरेंस 1, और इसका जो जेड कंपोनेंट हो जाएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, है ना। ये हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेम फॉर एटम के लिए, ठीक है। सो नाउ ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, स्पिन के रिगार्डिंग पढ़ा था और एंगुलर के रिगार्डिंग पढ़ा था कि जेड कंपोनेंट। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं कि अगर जेड कंपोनेंट को डिफाइन करना है उसका तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और फॉर द अलाउड थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इस तरीके से हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के बारे में। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का मतलब तो होता है एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इस टर्म का जो डेफिनेशन है वो है हमारा एनर्जी लेवल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ओके, सो नाउ टर्म वैल्यू का मतलब क्या है, टर्म वैल्यूज का मतलब क्या है कि एनर्जी वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन वेव नंबर। ध्यान रखिएगा, वेव नंबर उनको बोलते हैं हम लोग
एनर्जीज वैल्यू, जैसे हम लोगों ने टर्म वैल्यू पढ़ा था, है ना। टर्म वैल्यू क्या कहलाती है? एनर्जी वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन वेव नंबर। और अगर टर्म की बात करूँ तो एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। सो नाउ यहाँ पे देख लो, जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वो हमारे एटम के लिए भी डिफाइन होता है और इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन होता है। तो उसका नोटेशन है वो हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, N2 कैपिटल S+1, यहाँ पे 2 स्मॉल s+1, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। जैसे कि हाइड्रोजन एटम के लिए देख लो, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके, सो पहले तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स को ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें स्मॉल s हो गया, J हो गया, और जो कैपिटल L दिख रहा, इसी प्रकार इसमें देख लो, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे जो कैपिटल L है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा कि जो सबसेल है वो कौन सा होगा, ठीक है। जैसे कि अगर स्मॉल l की वैल्यू 0 है तो कैपिटल L हमारा S, स्मॉल l की वैल्यू 1 है तो P, ये देख लो हम लोग कैपिटल लेटर से यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कैपिटल L होता है वो स्मॉल l की वैल्यू से हमारा डिफाइन होगा। और जो यहाँ पे 2s+1 है वो मल्टीप्लिसिटी है। तो मल्टीप्लिसिटी कैसे होगी? s की वैल्यू पता होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। इसी प्रकार एटम के लिए भी पता होगी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये ऊपर वाला टर्म पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। और J की वैल्यू हमको पता ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए J डिफाइन होता है वैसे ही एटम के लिए कैपिटल J डिफाइन होता है। और J की वैल्यू हमको पता है कि L+S से लेके L-S तक जाएगी। तो हमको जब वो बोलेगा कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो, इस पर्टिकुलर एटम के लिए लिखो, तो हमको पता चल जाएगा कि S और L की वैल्यू क्या है, और उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग ये सारी चीज़ें निकालेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन एटम की। जैसे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, 1s1। अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू कितनी है? 0। S की वैल्यू कितनी हो गई? एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ, है ना। तो J की वैल्यू हम लोग निकाल लिए कि भाई J की वैल्यू प्लस इतना लेकर हमको J की वैल्यू डिफाइन हुई है 1/2। इसलिए अब आपको पता है कि इसलिए ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल L क्या हो जाएगा? L, स्मॉल l, और यहाँ पे S हमारा था ना, S में गया था तो इसका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? S टर्म आ गया। कैपिटल S की वैल्यू स्मॉल s के बराबर है तो 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और J की वैल्यू हमारी क्या है? हाफ है। तो अब इसके बाद हमको तीनों चीज़ें पता चलेंगी तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म लिख सकते हैं इस तरीके से। लिथियम के लिए लिख लो। लिथियम के लिए जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट में किस में गया? इस वाले में गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग लिखो भाई। N की वैल्यू कितनी है? 2। S की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे S मतलब इस इलेक्ट्रॉन है तो इसमें स्मॉल s की वैल्यू 1/2। तो ये कैपिटल S हो गया। मल्टीप्लिसिटी निकाल ली, 2 आ गया। अब ये लास्ट S सब सेल में गया था तो इसलिए हमारा कितना हो जाएगा? कैपिटल L की वैल्यू स्मॉल l के बराबर, स्मॉल l कितना? 0। तो इस प्रकार हम लोग J की वैल्यू निकाल सकते हैं। J की वैल्यू क्या हो जाएगी? L+S से लेकर L-S तक, तो वो हमारी निकल गई हाफ। तो इसलिए इसका टर्म जो हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म वो हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो चीज़ होने वाली है वो होने वाली कपलिंग स्कीम। कपलिंग स्कीम आपकी दो तरीके की हो सकती है, LS कपलिंग और JJ कपलिंग। इस जो LS कपलिंग है वो लाइट एलिमेंट्स में दिखती है, और JJ कपलिंग जो हेवियर एलिमेंट्स में शो होती है। ओके, सो ये तो हो गया हमारा जस्ट कहाँ से दिखती है शॉर्ट। अब बात कर लेते हैं LS कपलिंग में। LS कपलिंग आपकी तब दिखाई देगी जब मोर देन 1 बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन और ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन अगर एटम में प्रेजेंट है। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंसर में प्रेजेंट है किसी एटम की, तो वहाँ पर हम लोग LS कपलिंग देखने को मिलेगी। अब LS कपलिंग के अलावा, LS कपलिंग टर्म के अलावा मान के चलो कोई हैमिल्टोनियन आप लोग लिख रहे हैं एटम के, और उसमें आपको कूलम्बिक एनर्जी टर्म, स्पिन एक्सचेंज टर्म और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म अगर दिख रहे हैं तो कौन डोमिनेट करेगा, ये हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि जो मतलब डोमिनेशन का जो है कि सबसे पहले आएगा हमारा ये, उससे ज़्यादा और डोमिनेट करेगा स्पिन वाला, उससे और ज़्यादा डोमिनेट करेगा कूलम वाला, मतलब कूलम एनर्जी सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगी। फिर उसके बाद आती है स्पिन एक्सचेंज वाली टर्म, फिर इसके बाद आती है स्पिन ऑर्बिट ये वाली टर्म, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग ये डोमिनेशन की बात कर लेते हैं, कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा।
तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब क्या है कि जब दो इलेक्ट्रॉन आते हैं बैलेंस सेल में, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं दो हो, दो से ज़्यादा भी हो जाती है, तब ये हम लोग एलएस कपलिंग के बारे में सोचते हैं। तो पहले तो आती है कपलिंग ऑफ, मतलब उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के लिए पहले तो एल में कपलिंग देखो, फिर एस में कपलिंग देखो, फिर दोनों में कपलिंग देखो, है ना। सो कपलिंग ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जब बहुत सारे एल डिफाइन हो तो हम लोग जो फाइनल एल लिखते हैं वो हमारा रिजल्टेंट होता है उन सब एल का। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा हो जाएगा एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस, और जो वैल्यू होती है वो इन सब की होती है वैल्यू की मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक विथ यूनिटी डिफरेंस। ठीक है, ये हम लोग एक एग्जाम्पल लेके तो देख लेंगे तो वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार कपलिंग अगर देखनी उनके स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, तो सारे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए पता होगी। तो जो रिजल्टेंट स्पिन होगी वो हमारी इनका वेक्टर सम होगी। और जो मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो हमारा मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके हो सकता है। और अगर वैल्यूज़ की बात करूँ तो वैल्यूज जाएगा मतलब जो इंडिविजुअल जो आपके स्पिन डिफाइन थे इलेक्ट्रॉन के उनका समेशन कर लो, वो मैक्सिमम वैल्यू से लेके मिनिमम वैल्यू तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा स्पिन। ओके, सो नाउ इसके बाद हम लोग कपलिंग ऑफ रिजल्टेंट एल और एस, एल और एस की जो रिजल्टेंट हमारी कपलिंग निकालनी है तो उसके लिए हमको पता है कि भाई ये जो है एल और एस, पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हाँ, कपलिंग ऑफ एल एस जो है वो कब डोमिनेट होती है? डोमिनेट तब होती है जब कूलम्ब इंटरेक्शन एंड स्पिन एक्सचेंज डोमिनेट करती है ओवर द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। जब जे कपलिंग पढ़ेंगे आप लोग तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के ऊपर कूलम्ब इंटरेक्शन और स्पिन एक्सचेंज ये दोनों डोमिनेट करते हैं, तब वहाँ पर हम लोग एल एस कपलिंग के बारे में पढ़ते हैं। और जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन डोमिनेट करने लगता है तब हम लोग जे कपलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा एल एस, जब एल एस कपलिंग का मतलब क्या है कि दोनों को कपल कर दो, तो जो रिजल्टेंट एल और जो रिजल्टेंट एस आया था हमारा उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारे कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट्स डिफाइन होते हैं। ऑब्वियसली एक मूविंग चार्ज है, मूविंग अगर चार्ज है तो ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपके मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो हमको डिफाइन यहाँ से कर दिए मैंने कि एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम म्यू एल हो गया और स्पिन के करस्पॉन्डिंग म्यू एस हो जाएगा। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारा इनका वेक्टर सम होगा, और वेक्टर सम होगा तो इसकी वैल्यू हमारी इस तरीके से डिफाइन हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल एस कपलिंग से ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा। ओके, सो एल एस कपलिंग यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे, बाद में हम लोग जे कपलिंग पढ़ेंगे। तो एल एस कपलिंग पढ़ने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो बैलेंस सेल में। ठीक है, या फिर सब सेल की बात करें तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर बैलेंस सेल सब सेल जिसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन हो। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर होता है जैसे एस सब सेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, एस इक्वल टू हाफ, एल इक्वल टू 0, जी इक्वल टू 1/2। और ये हमारा नोटेशन है, तो यह नोटेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट करोगे वैल्यू, तो हमको पता है कि एल इक्वल टू 0, तो एस वाला टर्म आएगा तो यह आ जाएगा जे की वैल्यू 1/2। अब अगर पी सेल में आ रहा, ध्यान रखिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन एस सेल में आ रहा है तो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म आया, और बता रहा हूँ आगे, पढ़ लेना आगे। अब पी सेल के लिए देखो, अगले एक इलेक्ट्रॉन पी सेल में है तो पी सेल के लिए क्या क्या हो सकती है वैल्यू डिफाइन, एस की वैल्यू 1/2, एल की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बार माइनस करोगे प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग टर्म लिख सकते हैं। ये डी के लिए भी ऐसे लिख लेना और ये एफ के लिए भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हमारा है डिफाइन, तो हम लोग ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे दो टर्मोलॉजी यूज होती है, एक होती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होती है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। तो बैलेंस सेल का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में जो कि पार्शियली फील्ड भी है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहलाते हैं बैलेंस सेल। जैसे कार्बन में क्या होता है 1s2 2s2 2p6। अब इसमें सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2s2 और 2p6, ये वाला जो हमारा 2 वाली सेल है ना, जिसको हम लोग मैंने बताया था के सेल, एम सेल, एन सेल, है ना, ऐसे बताए थे ना मैंने। तो ये n=1 हो गया, n=2, इस तरीके से, है ना। तो ये वाली सेल अलग है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो सेल होती है आउटर मोस्ट उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कहलाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अब ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं कि बैलेंस सेल में जो सब सेल है जो कि पार्शली फिल्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे कहलाते हैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि इसमें देखो ये तो फील्ड है ना, ये पार्शली फील्ड है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो ये 2p2 है। ओके, सो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि वो किसके बारे में बोल रहा है, बैलेंस सेल के बारे में, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है, फिर ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स बोल देता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अभी मान के चलो अभी तक तुम लोग तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। अब अगर मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं? वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अलग अलग। जैसे एक हो गया 1s1 में, एक हो गया 2s1 में। हम लोग पहले देख रहे हैं हम लोग कि दोनों इलेक्ट्रॉन ss वाले में है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कपलिंग वाला नियम लगाना है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का स्पॉन्डिंग हमने ये सारी चीज़ें लिख ली, ये दूसरे के लिए लिख दी, फिर रिजल्टेंट जे निकाला। रिजल्टेंट जे निकालने के बाद ये एस की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे एस जो चाहिए इनका रिजल्टेंट होगा। इनका रिजल्टेंट क्या क्या आ सकता है भैया? या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। तो एस भी निकाल लिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तब वो हमको वहाँ पे एल एस कपलिंग वाला रूल लगाना है और वहाँ पे हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये पी के लिए हो जाएगा। ये कब के लिए? जब बैलेंस सेल और सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गॉट इट? सो यहाँ से कुछ इस तरीके से हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने पी के लिए लिखा कि भाई पी के लिए क्या क्या हो सकती हैं। एल की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए पैरामीटर डिफाइन करने हैं। तो जहाँ पे एल एस की वैल्यू, एल एस कपलिंग की वैल्यू यूज करके जे की वैल्यू निकाल लेना और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स लिख सकते हो। हटाओ इसको। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे 3d1 4d1 4f1 मतलब ये एफ में इलेक्ट्रॉन गए। अब यहाँ पे देख लो, जैसे मान के चलो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2p1। तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज़ें लिख ली, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज़ें लिख दी, है ना। फिर इसके बाद रिजल्टेंट एल और एस निकाल लिया। रिजल्टेंट एस और एस निकालने के बाद ऑब्वियसली अब आप लोग क्या लिख सकते हो? सिंपली जे की वैल्यू लिख सकते हो, है ना। तो जे की वैल्यू आपको पता है कितना हो जाएगा? 0 हो सकती है, मतलब जे के रिगार्डिंग जे स्क्वायर कितना हो जाएगी? एल प्लस एस। और 0 के लिए 0 + 1 1, फिर 1 के लिए गया 0 0 1, तो 1 1 2, है ना। इस तरीके से हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स लिख सकते हैं। तो मैंने ये एस और एल मैंने लिख दिया। ऊपर था सारे सेम वाले में, फिर नीचे भाई अलग अलग में जा रहा, तब कैसे करना है? तो तब भी आपको एल एस कपलिंग वाला नियम लगाना है। अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स विच हैव सेम क्वांटम नंबर सेम होनी चाहिए, मतलब एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए और एल की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल। ठीक है, सो जिन 2 इलेक्ट्रॉन्स के एन और एल सेम है उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। और जिन इलेक्ट्रॉन के एन डिफरेंट हो या फिर एल डिफरेंट हो या फिर एन एल दोनों डिफरेंट हो उनको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, इसके लिए एन तो सेम है बट एल अलग है, नॉन इक्विवेलेंट है। इसमें देखो भाई एन डिफरेंट है, इसका मतलब नॉन इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट का एग्जांपल देख लो, जैसे कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे कि 2p2 एन सेम एल सेम, एन सेम एल सेम, एन सेम एल सेम, एन सेम एल, है ना। तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भरे बट इनके लिए एन और एल की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। और ऐसे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स के लिए थोड़ी सी कंडीशन अलग है। कैसे कि आपको करना क्या है, इसके लिए बहुत सिंपल सा नियम बता देता हूँ मैं। करना क्या है, सबसे पहले आप लोग लिख दो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स फॉर नॉन इक्विवेलेंट। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे पी सब सेल के लिए भर रहा, तो पी के लिए क्या किया मैंने कि पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स लिख लिए मैंने नॉन इक्विवेलेंट के लिए। तो उसके लिए हमारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स आए वो हमारे आए थे दिस 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 दिस। ठीक है, अब आपको करना क्या है, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर आपको लाइन वाइज लिख सकते हैं आप लोग। टेबल में लिख दो, फिर एक छोड़ के एक हमारा उठा लो, वो हमारे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, डोंट वरी अबाउट दैट, एक सेकेंड बस मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ। टेबल वाइज में लिखा है, बाकी ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे कि हमने पी के लिए देख लेते हैं ना, ये हो जाएगा हमारा नॉन इक्विवेलेंट के लिए, सॉरी फॉर दैट, नॉन इक्विवेलेंट नहीं हमको चाहिए इक्विवेलेंट वाले, राइट। सो इक्विवेलेंट के लिए
देखो ओके, सो ये हमारे पी वाले हैं ना। मैंने क्या किया कि पहले नॉन इक्विवेलेंट वाले निकालिए। नॉन इक्विवेलेंट वाले मेरे टर्म निकले ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने इनको लिख दिया। अब मैं इनको कैसे लिख सकता हूँ, या तो आप लोग ऐसे लिखो, एस के ऑर्बिट जैसे 1 1 वाले लिख दिए पहले, फिर उसके बाद 2s+1 की वैल्यू बढ़ती गई, ऐसे टर्म में लिख लो। ऐसे लिख सकते हो तो ठीक है। फिर क्या करो, आपको पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरा उठाना है, चौथा छोड़ना, पाँचवा उठाना है, अगला छोड़ना, ठीक है। ये गोला वाले जो है वो हमारे किसके हो जाएंगे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के। ख़त्म, समझ आया, गॉट इट। सो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये भी है कि इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। कैसे, एस को एस वाले के नीचे लिखो, पी का पी वाले के नीचे लिखो, डी को डी वाले के नीचे लिखो, ठीक है। और फिर आपको ये वाला डब्बा बना देना, ऐसे तीर गया एरो, ऐसे ऐसे वाला एरो। जैसे नेक्स्ट मैंने जैसे डी के लिए किया था, डी के लिए मैंने इसमें बनाया लेट मी सी, आई थिंक इसमें नहीं बनाया मैंने, इधर बनाया है। देखो जैसे कि इसमें डी के लिए मैंने लिखा 3d2, मैंने क्या किया, पहले नॉन इक्विवेलेंट के लिए लिया, मतलब 3d1 और 4d1 उसके लिए निकाल दिए। तो मेरे कुछ इस तरीके से निकले थे टर्म, ये सारे नॉन इक्विवेलेंट के लिए निकले थे। अब इनमें से इक्विवेलेंट वाले कौन कौन से होंगे, एस को एस के नीचे, पी को पी के नीचे, डी को डी के नीचे, एफ को नीचे, और इसको इसके नीचे लिखा। फिर इसके बाद ये ऐसे जो ये हमारे इक्विवेलेंट के लिए निकाल दिए। तो मतलब हम लोग नॉन इक्विवेलेंट के लिए आसानी से निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद इक्विवेलेंट को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। वरना आप लेंदी प्रोसेस है अगर आप लोग इक्विवेलेंट निकालोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट के लिए पहले ही हमने देख लिया कि कैसे हम लोग कपलिंग करेंगे और कैसे हम लोग टर्म्स निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट के लिए हमारा ये डिफाइन हो गया। अब इसके बाद क्या है कि एनर्जी का भी हमको यहाँ पे ऑर्डर पता होना चाहिए कि जब अगर मान के चलो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके करस्पॉन्डिंग आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स निकाल लिए। अब उनमें देखना है कि एनर्जी का जो ऑर्डर वो कैसे होगा। तो आपको देखना है सबसे पहले क्या कि लार्जेस्ट एस एंड लार्जेस्ट एल, मतलब करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स हैं। मान लो चलो आपके पास एक स्पेक्ट्रम सी है, एक स्पेक्ट्रम सी है। तो आपको देखना है कि एस की वैल्यू किस में ज़्यादा है, ठीक है। जिसमें एस की वैल्यू ज़्यादा है उसके करस्पॉन्डिंग फिर देख लो आप लोग एल किस में ज़्यादा है। जिनमें ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी उस पर्टिकुलर टर्म की एनर्जी लोएस्ट होगी। कैसे, वो भी हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल्स में। अभी बस रूल पढ़ लो कि ऑल आउट ऑफ ऑल पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, लार्जेस्ट एस एंड लार्जेस्ट एल करस्पॉन्डिंग टू दैट लार्जेस्ट एस विल हैव लोएस्ट एनर्जी। तो सबसे पहले एस की वैल्यू देखनी है, एस जिसके लिए ज़्यादा होगा लोएस्ट एनर्जी उसके लिए ज़्यादा होगी। अब जैसे जो ये तो हो जाएगा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इन्होंने बोला इसके रिगार्डिंग एक रूल दिया कि मान के चलो आपका सब सेल जो है वो लेस देन हाफ फिल्ड है। जैसे 3d2 देखा वो लेस देन हाफ फिल्ड है ना। तो उसके लिए जो ऑर्डर है वो डिफाइन करें, ऑर्डर जो होगा वो डिसाइड होगा फिर जे की वैल्यू से। जे की वैल्यू से कैसे डिसाइड होगा वो भी देख लो, क्योंकि आपको फिर एनर्जी लिखना है। तो पहले तो ये वाला रूल लगाना, फिर उसके बाद ये वाला रूल लगेगा कि पहले देख लो भाई ऑर्डर कौन सा है। तो नॉर्मल ऑर्डर है, मतलब लेस देन अगर आपका हाफ फील्ड है तो जे की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हाफ की जगह मतलब लेस देन हाफ की जगह मोर देन हाफ फील्ड है तब आपका इन्वर्ट हो जाएगा। जिसके लिए जे ज़्यादा उसके लिए एनर्जी कम, जिसके लिए जे कम उसके लिए एनर्जी ज़्यादा। तो ये याद रखना। जैसे एक पॉइंट और याद रख लो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स जो है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं फॉर पर्टिकुलर सबसेल के लिए। जैसे मान चलो 2p1 का जो इक्विवेलेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म होगा वो हमारे इसके रिगार्डिंग होगा, मतलब हम लोग इसके निकाल लेंगे तो इसके भी निकल आए। 2p2 2p4 के निकाल आए। 3d1 वाले का मतलब 3d9 के निकाल लिए मैंने। 3d2 का मतलब 3d8 का निकाल लिया। ये हमने निकाल लिए। अब ये हुंड्स का रूल है, वो हुंड्स का रूल कुछ इस तरीके से कि हम लोग सबसे पहले कौन सा लिखना, फिर उसके बाद कौन सा लगना, कौन सा उसका लगना। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था कि पहले 1s2 वाला आएगा फिर 2s2 वाला आएगा। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स में भी एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर हमको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये नियम बताए उन्होंने कि अगर इक्विवेलेंट वाला केस आ जाए तो आपको देखना है कि लार्जेस्ट एस किस में है। लार्जेस्ट एस किस में है, जिसमें है
उसका एनर्जी कितना हो गई, लोएस्ट हो गई। फिर आपको देखना है कि अगर मान के चलो एस सेम आ गया है ना, एस अगर सेम आ गया, नहीं एल अगर सेम आ गया, मान चलो एल अगर सेम है तो पहले लार्जेस्ट एस देख लिया, फिर जिसमें एस ज़्यादा था उसका एल आपको देखना, वही एल हमारा लार्जेस्ट होगा और उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये 4 नियम आपको याद रखने हैं। ओके, ये 4 नियम किस लिए, क्योंकि हम लोगों को एनर्जी डायग्राम भी बनाने हैं। एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तभी जाके हमको और भी ज़्यादा मतलब पता चलेगा कि किस में ट्रांजिशन पॉसिबल है, किस में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। और एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए हमको एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए, भाई पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा ऐसा आएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो, जैसे कि नॉन इक्विवेलेंट के लिए देख लो, जैसे यहाँ पे बोरॉन 2p1 है हमारा, 2p1 में क्या है, लेस देन 1, लेस देन है ना, क्योंकि 6 आते हैं तो ये हमारी कौन सी है, हाफ फील्ड। अगर हाफ फील्ड है तो ऑर्डर हमारा नॉर्मल होगा, मतलब जे की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। अब इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स मैंने निकाले, वो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स ये निकले थे, 2 निकले थे। अब 2 के करस्पॉन्डिंग किसकी एनर्जी कम होगी, इस वाले की। क्यों, क्योंकि जे जिसका ज़्यादा ई इसका ज़्यादा, तो जे यहाँ पर जे ज़्यादा है, ये कम है तो ये नीचे आएगा, ऊपर आएगा। तो मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं एनर्जी लेवल को, वो भी हमको पता होना चाहिए। अब फ्लोरीन में देख लो 2p1 और 2p5 का मैंने बताया था ऊपर इस वाले नियम से कि भाई इलेक्ट्रॉन मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स तो सेम होंगे, बट इसमें अब देख लो ये मोर देन हाफ फील्ड है। मोर देन हाफ फील्ड का मतलब क्या है कि 6 आते थे, 6 में 3 हो गया हाफ, इससे ज़्यादा 5 है। तो अब इसमें जो आपका इस पर्टिकुलर लेवल का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म होगा वो हमारे यहाँ पे ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट मतलब उसके ऊपर वाला स्टेट हो जाएगी, इसमें ये ग्राउंड स्टेट ये वाला हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कभी कभी ग्राउंड स्टेट के बारे में पूछ लेता है। गॉट इट। सो ये तो हो गया हमारे किसके लिए, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट वो नॉन इक्विवेलेंट के लिए। अब मान चलो इक्विवेलेंट हो गया, जैसे कार्बन में है, कार्बन में ये वाले इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है तो ये लेस देन हाफ फील्ड है, नॉर्मल ऑर्डर होगा। अब नॉर्मल ऑर्डर हो गया, अब देखो पहले तो हमारा नियम है कि भाई पहले देख लो नॉर्मल लगेगा कि इनवर्ड वाला, सॉरी। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स लिखे, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स मैंने लिख लिए ऐसे, गॉट इट। नाउ हमको मैंने क्या बताया था कि लोएस्ट एनर्जी उसकी होगी जिसके लिए एस ज़्यादा होगा। तो एस देखो यहाँ पे ये 2s + 1 की वैल्यू 1 है, यहाँ से एस कम निकला, ये कम निकला, ये 3। तो मतलब इसमें एस की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वाला लोएस्ट एनर्जी वाला होगा ये। अब लोएस्ट एनर्जी हो गया, इसमें अब 1 से ज़्यादा है ना, मैंने क्या बताया था इसमें पहला नियम यही लिखा है कि मान के चलो आउट ऑफ ऑल पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स, मान के चलो इनमें से ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स निकले तो उसकी एनर्जी कम होगी जिसके लिए एस ज़्यादा होगा, पहला नियम ये है। अब इसके बाद इसमें अब देखो लोएस्ट एनर्जी हमारी पता चल गई। अब नॉर्मल ऑर्डर भी पढ़ लिया, तो नॉर्मल ऑर्डर में क्या बताया था, जे जिसका ज़्यादा ई उसकी ज़्यादा। तो इसमें हम लोग ये वाला नियम लगाएंगे कि पहले आ जाएगा 3p0, फिर 3p1, फिर 3p2, फिर इसके ऊपर वाला। अब इन दोनों में नियम लगाओ, इन दोनों में नियम क्या लगाना, एस की वैल्यू इसमें सेम है। अब अगर एस की वैल्यू सेम है तो अब एल में जाओ, एल किसका ज़्यादा है, एल इसका ज़्यादा है ना, एल इसका ज़्यादा है तो जे किसका ज़्यादा होगा, एल जिसका ज़्यादा। मतलब अब आपको देखना कि एस सेम हो गया, एस सेम हो गया, एल डिफर हो गया। तो एल डिफर हो गया तो जिसका एल ज़्यादा उसका एनर्जी कम, पहला नियम। तो यहाँ पर हमारा जो 1d2 वाला है वो नीचे आएगा और 1s0 वाला वो ऊपर आएगा। तो इसलिए 2p2 का अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म में कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे कि पहले आ जाएगा ये वाला, इसमें भी हमारा 0, 1, 2, फिर इसके बाद ये वाले इनमें देखो इसमें एस की वैल्यू दोनों में सेम थी, तब एल की वैल्यू में गए, एल जिसके लिए ज़्यादा उसकी एनर्जी लेवल कम हो, तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2p2 का पता चल गया तो 2p4 के स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स सेम होंगे, बट हमको पता है कि ये जो है वो हाफ फील्ड से ज़्यादा है। तो हाफ फील्ड से ज़्यादा तो नियम उल्टा हो जाएगा। मतलब नियम उल्टे का मतलब क्या है कि जब में ज़्यादा है, ये इसमें 1 से ज़्यादा थे, है ना, तो इसमें 1 से ज़्यादा थे। तो अब इसमें देखो कि कौन सा 2 पहले आएगा, फिर 1, फिर 0, तो ये हो जाएगा। मतलब पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स में भी अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको ये हाफ फील्ड वाला नियम लगाना है, तो ये वाला नियम हो जाएगा। पहला नियम क्या है कि पहले एस देख लो, एस जिसका ज़्यादा उसकी एनर्जी कम होगी तो वो डिफाइन हो गई, भाई नीचे वाला वही होगा।
फिर देखो अगर मान चलो एस सेम है तो फिर एल देखो, एल जिसका ज़्यादा वो और उससे कम हो जाएगा, तो ये वाला डिफाइन हो गया। तीसरे नंबर पे आए भाई, देख लो हाफ फील्ड है फुल फील्ड है। हाफ फील्ड है तो भाई जिसमें एक से ज़्यादा थे उसमें देख लो, ठीक है, उसी प्रकार आपको लोग, ठीक। ये मैंने बता दिया था कि अगर इक्विवेलेंट का इलेक्ट्रॉनिक वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालना है तो पहले नॉन इक्विवेलेंट का निकाल दो, फिर आप लोग लाइन से लिख लो, या फिर एस को एस के नीचे, पी को पी के नीचे, डी को डी के नीचे, फिर आपको ऐसे चिन्ह लगा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सर, ये तो हो गया हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट के लिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ज़रूरी थोड़ी है भाई हाफ से कम हो हाफ से ज़्यादा हो। हाफ अगर एग्जैक्ट हाफ है तब क्या करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म फॉर एग्जैक्टली हाफ फील्ड सबसेल। इसके लिए हमको करना क्या है, समेशन निकालना पड़ता है एस का भी और एल का, और एल और एस का समेशन कैसे निकलते हैं, एम एस की वैल्यू से। मतलब आपने जैसे मान चलो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन के हमको एम एस की वैल्यू पता है, एम एस की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, बस उसका समेशन कर दो तो एल निकल आएगा, एस निकल आएगा, एल निकल आया, एस निकल आया तो जे भी निकल आएगा, जे निकल आया तो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स भी निकल आएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स हमको निकालना 1s1 में, ये हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो निकलेगा, जैसे कि मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो समझ में नहीं आएगा, बट पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं 3 वाले में, तो ये अपने आप समझ आ जाएगा। ऐसे मैंने लिखा, ऐसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए S1 कितना है, हाफ, तो इसके लिए MS कितना होगा, प्लस हाफ, है ना, एक ही है तो प्लस हाफ में लिख दिया। इसके बाद MS हो गया, L कितना है, L इसका 0 क्योंकि S वाले में गया था। अब हमको लिखना है कैपिटल S, कैपिटल S क्या होता है, समेशन ऑफ दैट, है ना, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार L की वैल्यू, इनका समेशन, इसके करस्पॉन्डिंग ML की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 0, बस J कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसके बाद इसलिए हमारा जा जाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन देखो, तो आपको पहले ये फिल कर देना, फिल करने के बाद फिर इसमें वैल्यू डिफाइन कर दो, ML की वैल्यू +1 0 -1, तो यहाँ पे जो माइनस भी हो सकता है ना, माइनस भी है, +-2 हो सकती है। अब +-1 है। अब इसमें देखो MS की वैल्यू इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए 2 हो सकती है ना, +-हाफ, इसके लिए भी +-हाफ हो सकती है, इसके लिए भी +-हाफ हो सकती है। तो जब S की वैल्यू निकालोगे तो S के लिए क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ MS, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ दैट MS की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इनमें से, देखो इनकी वैल्यू 3/2 हो सकती है, तो ये कैपिटल S की वैल्यू होगी। L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, L की देख लो, इनका समेशन लगना है +1 0 -1 तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पर जो J की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/2। यहाँ से देख सकते हो, तो हमारा J इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स का जो ग्राउंड स्टेट वाला निकल आएगा वो हमारा ये निकल आएगा। इसी प्रकार ND5 में निकाल सकते हो, ND7 में निकाल सकते हो, गॉट इट। सो इस तरीके से हम लोग ये ग्राउंड स्टेट का स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स निकाल लेते हैं, है ना। अब जैसे मान के चलो शॉर्टकट अगर लिखना है, आप कैसे लिख सकते हो कि NL की पावर m है तो यहाँ पे m+1 आएगा और यहाँ पे m/2 आ जाएगा। जैसे इसमें देखो, जैसे यहाँ पे था NF7, ठीक है, NF7, तो m की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म के ऊपर कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ पे S आएगा, और यहाँ पे m/2 7/2 आ जाएगा। तो ये हम लोग किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, हाफ फील्ड जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फील्ड सब सेल के लिए, है ना, फॉर एग्जैक्टली हाफ फील्ड सब सेल के लिए अगर ग्राउंड स्टेट का हमको निकालना है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या लिखा है, इसमें लिखा ये तो हाफ फील्ड हो सकता है क्वेश्चन आ जाएगा पूरा फील्ड है। जब पूरा फील्ड है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाला लगा देना है NS10, ये हमारा होता फुल फील्ड के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन में अगर पूछ ले आपको हाफ फील्ड तो है बट ग्राउंड स्टेट वाला बताओ, तो ग्राउंड स्टेट के लिए वही नियम लगाना जो मैंने अभी बताया आपको कि कि यहाँ पे देखो, अब ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें देखो L = मैक्सिमम ML की वैल्यू आएगी ना, तो मैक्सिमम ML की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितने 3, कैसे देख लो, यहाँ पर ये कैलकुलेशन है हमारी ग्राउंड स्टेट के लिए, ध्यान रखना 1 2 3, ओके। अब इसमें देखो, अब ML की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ML की वैल्यू
+2 +1 0 -1 -2। तो अब कई बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं -2 -1 0, इसलिए यहाँ पे मॉडल लगाया गया है। तो इसका मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 3 और एल से डिफाइन होगी एफ आएगा। ये डायरेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि आप वैसे भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक अगर निकालोगे कि भाई इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक निकाला, एक के लिए निकाल लिया था, 1 इलेक्ट्रॉन गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने वो भी निकाल लिया। अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे मान चलो, है ना। जैसे अब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्पेक्ट्रोस्कोपिक से, देखो जैसे कि हमने अभी पढ़े थे, जैसे इसमें 2p5 का निकाला स्पेक्ट्रोस्कोपिक है ना, और फिर हम लोग देखा था ग्राउंड स्टेट वाला क्या है। अब अगर डायरेक्ट करना है क्वेश्चन को, अगर डायरेक्ट करना है कि भाई आपको सारी चीज़ें नहीं निकालनी, डायरेक्ट करना है, तो उसके लिए ये वाला नियम है। नियम क्या है, देखो एल की वैल्यू समेसन सारे एम एल की वैल्यू, एस की वैल्यू भी सारे एम एस की वैल्यू, इसके लिए भी एम एस की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। तो जे की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, जे की वैल्यू 9/2 7/2 5/2 और 3/2 है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स कितना आएगा, ये आ गए, ये आ गए डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स। अब इसमें से आपको ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट वाला है, लोअर वाला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें से आपको पता है कि ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से कम है ना, हाफ फील्ड से कम है तो आपका ऑर्डर सेम होगा नॉर्मल वाला। तो जे की वैल्यू ज़्यादा, ए की वैल्यू ज़्यादा, तो इसमें जे ज़्यादा कौन है, ये है, तो सबसे कम किसका, ये वाला, तो आपको ग्राउंड वाला आ जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट है, मतलब ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नहीं निकाल रहे हम लोग, सिर्फ पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल रहे हैं। तो उसके लिए ये नियम बताया गया शॉर्टकट, वरना वैसे भी आप कर सकते हो जैसे हम लोग पहले कर चुके। इसी प्रकार हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालना ग्राउंड स्टेट के लिए 3d4 का, तो 5d0 आ जाएगा, है ना, 5d0 आ जाएगा। ये हम निकालोगे तो 5d0 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। इसी प्रकार स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म फॉर ग्राउंड स्टेट 3d6, अब 4 का और जैसे 6 का आएगा सेम आएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म, बट यहाँ पे ऑर्डर अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको एक लेस देन हाफ है, एक देन मोर देन हाफ है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ 4 वाला ग्राउंड स्टेट। इसके बाद हमको पता है डीजनरेसी अगर पूछ ले किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो डीजनरेसी आपका सिंपल सा NCR आपको याद रखना है, नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग सेम एनर्जी। तो उसके लिए जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, NCR, N टोटल कितने भर सकते थे, कितने भरे गए हैं, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हो। कभी अगर क्वेश्चन में पूछ ले तब की बात है, अगर नहीं पूछता तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मान के चलो किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में डीजनरेसी पूछ ले, तब उसका लगाना है 2J+1। वो है कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं, तो वो NCR है। बट अगर मान के चलो इसमें पूछ लिया जाए, तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है डीजनरेसी के लिए। ओके, तो ये तो हो गया हमारा LS कपलिंग के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं JJ कपलिंग का, है ना। JJ कपलिंग का भी यूज होगी, मैंने पहले ही बताया था, जब स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन के ऊपर कूलम वाला या फिर स्पिन एक्सचेंज वाला डोमिनेट कर जाए तब LS कपलिंग, और जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के ऊपर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कूलम्बिक और स्पिन एक्सचेंज के ऊपर डोमिनेट करे तब वहाँ पे JJ कपलिंग लगाएंगे। अब JJ कपलिंग, ये मैंने स्ट्रेंथ लिखी है, ये सिंपली कपलिंग स्ट्रेंथ है, L1S1 L2S2 इज ग्रेटर देन L1L2 S1S2। ये कपलिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कि मतलब JJ कपलिंग मोर देन LS कपलिंग। उसमें क्या करते थे हम लोग LS कपलिंग में, रिजल्टेंट L निकाल देते हैं ना, रिजल्टेंट S निकाल देते, फिर जगह LS निकाल देते। इसमें क्या है कि पहले LS वाला निकालना है, फिर मतलब यहाँ पे J1 पहले निकालना है, इस जगह J2 निकालना है। तो मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए पहले J1 निकालो, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए फिर J2 निकालो, फिर उनका रिजल्टेंट ले लो। तो इसमें वही है, JJ कपलिंग में यही होता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे यहाँ पे आ जाएगा J1, ये J2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, J1 की वैल्यू ये सो, J2 की वैल्यू दिस, गॉट इट ना। इसके बाद ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मान के चलो कोई एटम है और उसके पास 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन किसी सब सेल के पर्टिकुलर, मतलब किसी सेल के सब सेल में पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें देखो, अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, J1 J2 हमने निकाल लिया, उसका इलेक्ट्रॉन वो रिजल्टेंट J निकाल दो, रिजल्टेंट J की वैल्यू हमारी इस तरीके से आ जाएगी, मैग्नीट्यूड हमारा ये हो जाएगा, और अगर वैल्यूज़ की बात करूँ तो ये हो जाएगा। तो उसके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखते हैं ना, 4 एटम हैविंग 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखते हैं ऐसे, J1 J2, और यहाँ पे लिखते हैं ना J1 + J2
से लेकर मॉड ऑफ J1 J2। मैंने क्या बोला यहाँ पे 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। जैसे इसमें पूछा गया है द टर्म J1 J2 अराइजिंग फ्रॉम 2s1 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन JJ कपलिंग स्कीम आर। ठीक है, उसने बोला JJ कपलिंग स्कीम की वजह से आप बताइए कि इसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स होंगे वो कैसे होंगे। तो उसको हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं J1 J2 ये करली ब्रैकेट और इसके नीचे कैपिटल J की वैल्यू। तो जैसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा हो जाएगा L1 की वैल्यू 0, S1 की वैल्यू हाफ, तो इस प्रकार J1 की वैल्यू हो जाएगी हाफ। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी हाफ, इसके लिए हो जाएगी L की वैल्यू 0 और S की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2 और 5/2। J की वैल्यू है ना, रिजल्टेंट निकालोगे तो। देन इसके बाद हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स लिखना है तो आ जाएगा 1/2 3/2। यहाँ पे रिजल्टेंट J लिखते हैं। तो रिजल्टेंट J जो है वो कितना है, रिजल्टेंट J निकलेगा J = J1 + J2 to J1 - J2। तो पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, तो 3/2 ऐड किया तो आ जाएगा 2 और एक बार माइनस किया तो 1.5 में से आ जाएगा 1। इसमें देखो 5/2 और इसमें गया तो इधर आ जाएगा कितना, हाफ गया तो आ जाएगा 2, उसको ऐड किया तो 3। तो यहाँ से आ जाएगा एक तो आपका आ जाएगा ये वाला और एक आ जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमको J2 की वैल्यू 2 है ना, तो एक तो आ जाएगा यहाँ पे J2 3/2 वाला है, तब ये कितना आएगा रिजल्टेंट इन दोनों का यहाँ पे। और जब 5/2 अगर J2 आ रहा तो इन दोनों का रिजल्ट कितना, तो आपके 2 ये टर्म्स हमारे आ जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने LS वाला देखा था, अब हम लोगों ने JJ वाला भी देख लिया। ठीक है, सो इसके बाद अब हम लोग जंप कर जाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पे। मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड वो मतलब ऑब्वियसली जनरेट करेगा। तो पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में जब मूव करता है तो इस तरीके से हमारा जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के फार्मूला वो हमारा ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि होता तो हमारा वही है IE, और यहाँ पे I की वैल्यू पुट करते हो, A की वैल्यू करते हो तो NEBR आ जाता है। ये सारा डेरिवेशन आप पढ़ चुके हो। फाइनल जो आपका रिजल्ट याद रखना है वो आपका हमारा जो हो जाएगा μL = -JL E/2m L। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो L की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में दिस, ये क्वांटिटी बोहर मैग्नेटॉन होती है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे JL √L × L+1। GL जो है वो हमारा लैंडिस जी फैक्टर है, किसके लिए, ऑर्बिटल मोशन के लिए। गॉट इट। और E/2m को कभी कभी जारो मैग्नेटिक रेशियो भी बोल देते हैं, बट अभी नहीं, हम लोग आगे लिखा है मैंने वो भी पढ़ लेंगे। इसी प्रकार स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी डिफाइन कर लो। स्पिन मैग्नेटिक में कितना -GS E/2m S हो जाएगा। यहाँ पे GS की वैल्यू 2 होती है, अगर स्पिन हो रही हो तो प्योर स्पिन हो रही हो तो कितनी होगी वैल्यू, 2 होगी। और अगर प्योर स्पिन की जगह प्योर ऑर्बिटल है तो GL की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका। अब क्या है कि अगर मान के चलो आपसे पूछ ले कि जारो मैग्नेटिक रेशियो फॉर स्पिन मोशन क्या होगा, तो वो होता था, इसमें इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये जो रेशियो निकलेगा वो आ जाएगा E/m। तो मतलब μS और स्मॉल s का जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों का रेशियो कहलाता है जारो मैग्नेटिक रेशियो। इसी प्रकार इसमें अगर मैग्नेटिक रेशियो की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, μL का मोड डिवाइडेड बाई L, और GL की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा E/2m। ये हमारा हो जाएगा ऑर्बिटल मोशन के लिए और ये हो जाएगा हमारा स्पिन मोशन के लिए। इसी प्रकार टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आपका वैसे ही है जैसे यहाँ पे GJ डिफाइन होता है, कैपिटल J मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा। बट यहाँ पे जो ये जो स्मॉल GJ की वैल्यू है, G फैक्टर लैंडे G फैक्टर, उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं 1 + J × J+1 - L × L+1 और S × S+1 डिवाइडेड बाई 2J J+1। तो ये आप लोग बहुत बार ये फार्मूला पढ़ चुके हो, तो कोई बड़ी बात नहीं याद करने के लिए। तो यहाँ से GJ की वैल्यू निकाल दोगे। ओके, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांजिशन की।
जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का ट्रांजिशन होगा तो सिलेक्शन रूल कौन कौन से फॉलो होने चाहिए। मान के चलो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है आपके उसमें, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जो ट्रांजिशन रूल हम पढ़ चुके थे वो क्या था, डेल्टा एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, डेल्टा एस 0 होना चाहिए। अगर डेल्टा एस 0 है तो डेल्टा जे 0 +-1 होना चाहिए, लेकिन जे = 0 से लेकर जे = 0 पे नॉट अलाउड होता है, ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है ये। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन डाइपोल ट्रांजिशन की बात करें तो ये है। और अगर एटम की बात करें, है ना, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो हमारा क्या है कि डेल्टा एल पहले चेक करना, डेल्टा एल की वैल्यू 0 +-1 है ना। डेल्टा एस देखो, डेल्टा एस की वैल्यू 0 और डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, 0 +-1। ओके, ये हमारा फॉरबिडन है। तो एटम के लिए डेल्टा एल की वैल्यू है उसमें जे 0 वाला अलाउड है। इसमें मैंने क्या लिखा है, स्मॉल एल, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। इतनी बात समझ आ गई। डेल्टा एस = 0 का मतलब क्या है, सिंगलेट, और डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, वो डबलेट हो सकता है, ट्रिपलेट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ट्रांजिशन होगा डेल्टा एस = 0 का मतलब क्या है कि सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन होगा, डबलेट में डबलेट से ट्रांजिशन होगा, ट्रिपलेट में ट्रिपलेट से ट्रांजिशन होगा। जब स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स अगर आपको पता है तो ये वाला रूल लगाओगे तो वहाँ पर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन रूल आपको याद रखना। बस डिफरेंस क्या है, ये वाला, जब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो +-1 है, बट एटम की बात कर देता है जब वहाँ पे तो डेल्टा एल की वैल्यू 0 भी अलाउड हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। तो वैसे निकालने का ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखा है। ये जो कंट्रीब्यूट करता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वो फाइन स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करता है, वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है वहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं हैमिल्टोनियन में। तो ये इस तरीके का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो जाता है, तो हम लोग फाइन स्ट्रक्चर हम लोग निकाल लेते हैं किसी इस एनर्जी स्पेक्ट्रम की। तो ये वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, तो उसके लिए जो हैमिल्टोनियन डिफाइन होता है इस पर्टिकुलर स्पिन ऑर्बिट के लिए, वो हमारा μs.b होता है। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, देन इसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे एल एस की, HIR निकाल लोगे, तो यहाँ से जो आपका रिजल्टेंट आता है, जो आपकी इंटरेक्शन एनर्जी आती है, स्पिन ऑर्बिट स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी की वैल्यू है, वो आपको ऐसे याद रखनी है। कैसे कि इसका हैमिल्टोनियन है वो हमारा कैसे डिफाइन होता है, कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है ऐसे, ठीक है, कि मतलब ये पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट है और ये यहाँ पे L.S है। उसके रिगार्डिंग फिर आप लोग जब इसका रिजल्टेंट वैल्यू निकालोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, -EN Z∝² डिवाइडेड बाई 2N L × L+1 × L+1, और ये हमारा J × J+1 -L × L+1 -S × S+1। ये आपको याद ही करना, कोई इसमें मतलब उस कुछ कर ही नहीं सकते। बट इंटरेक्शन एनर्जी का आपको याद रखना क्या कि इसका जो फॉर्म होता है हैमिल्टोनियन का, वो कुछ तरीके से कांस्टेंट L.S, और अगर ये पता है तो हम लोग ये निकाल सकते हो, ठीक है, इतना याद रहेगा। इसके बाद अगर एनर्जी पता है तो हम लोग टर्म वैल्यू निकाल सकते हैं। टर्म वैल्यू क्या करना करता है, माइनस साइन लगा के HC से डिवाइड कर दो। तो मैंने वही यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिखा है, ये जो चीज़ लिखी थी इसमें L.S की वैल्यू मैंने पुट नहीं की, तो वो L.S की वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये ऊपर जो टर्म बन रहा है वो आ जाएगा। EN का एक्सप्रेशन डालोगे इन टर्म्स ऑफ R इन्फिनिटी या फिर रेडबल कॉन्स्टेंट, तो हमारा ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो SC/R इन्फिनिटी Z⁴ अल्फा N³ L × L+1 J समथिंग है ना। तो यहाँ से जो TS 0 की वैल्यू है वो हमारी SC से डिवाइड करोगे तो हमारा एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, है ना। अब क्या किया कि मैंने इसमें से कुछ टर्म्स को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, जिसको हम लोग कपलिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो A/HC हमारा कपलिंग कांस्टेंट हो जाएगा, H² 2 हो जाएगा, और ये हमारा इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो हमारा TSO की वैल्यू निकल के आ गई वो हमारी निकल के आ गई इस तरीके से डिफाइन, माइनस के A/H² 2 J J+1 -L × L+1 S × S+1। तो यहाँ से अगर J की वैल्यू में L+1 पुट करता हूँ और S की वैल्यू हाफ पुट करता हूँ तो वो फाइनल रिजल्ट हमारा जो टर्म वैल्यू का आ जाता है वो -AH² 2 आ जाता है इंटू L। और अगर J की वैल्यू L-हाफ लिखता हूँ तो यहाँ पे AH² 2 L+1 आ जाता है, S की वैल्यू जब हाफ पुट करोगे। तो ये शॉर्ट फार्मूला है। शॉर्ट फार्मूला कैसे याद रख सकते हो कि अगर मान के चलो J की वैल्यू
हायर है, एल प्लस हाफ है, तो हम लोग टर्म वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस ए एच स्क्वायर बाई टू इंटू एल। और अगर एल माइनस टू है, एल माइनस हाफ है, तो यहाँ पे एल प्लस बना जाएगा। ठीक है, ए एच स्क्वायर बाई टू आपका ये फैक्टर था, कपलिंग कॉन्स्टेंट के साथ साथ ऊपर वाला फैक्टर है। ये आपके इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो ये डायरेक्ट आ जाता है। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि जे की वैल्यू अगर एल प्लस वन एल माइनस वन है तो दो वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो फॉर पर्टिकुलर सिंगल एनर्जी के लिए, एनर्जी लेवल के लिए हमको ये दो स्प्लिट हो गए, एनर्जी मिल गई। ये है करेक्शन एनर्जी में। तो करेक्शन निकाल दिया कि अगर ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी ई एन थी तो उसमें करेक्शन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट में कितना हुआ, वैसे नीचे जा सकता है। तो ये यहाँ पे मैंने निकाल दिया टर्म वैल्यू। ये वैल्यू मेरे को पता थी, एनर्जी की वैल्यू है ना, एच से मल्टीप्लाई करूँगा तो एनर्जी मिल जाएगी। तो इतनी एनर्जी ये वाली 4 प्लस ऊपर वाले के लिए हो जाएगी, ये एनर्जी इतनी नीचे वाले के लिए हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एल माइनस वन के लिए यहाँ पे एल प्लस वन आ जाएगा, एल प्लस हाफ के लिए यहाँ पे माइनस एल आ जाएगा। इसमें एनर्जी ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं इस पूरे इसमें जो सेपरेशन है एनर्जी का टर्म वैल्यू को टर्म में निकालूँ तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू ए एच स्क्वायर बाई 12 प्लस वन। इसका और इसके बीच का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 12 प्लस वन। इसमें देखो एच स्क्वायर पर डिपेंडेंसी है, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे सारे कांस्टेंट की मिला के तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी मैंने ऐड कर दिया। तो डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो हमारी 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन क्यू एल इंटू एल प्लस वन, जेड की पावर 4 एल एन क्यू एल इंटू एल प्लस वन। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग बिटवीन टू लेवल्स ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट। ओके, इसमें एच स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा, इसमें मैंने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया कि वो कितना आ रहा है, 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स जेड की पावर 4 डिवाइड बाई एन क्यू एल इंटू एल प्लस वन। गॉट इट। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया, मान के चलो कि आपसे पूछा भाई एच एटम के लिए 2p1 में एक्साइटेड स्टेट है, उसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना होगा। इसके लिए हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स में निकाल लिए थे। इन दोनों के बीच में जो आपका क्या कह सकते हो कि डिफरेंस कितना होगा एनर्जी का। तो पहले तो देखना कि ये जो मतलब अलाउड है कि नहीं है। तो इसमें देखा कि सिंगलेट के लिए तो अलाउड तो होगा ट्रांजिशन, बट वो कितने एनर्जी का डिफरेंस होगा वो भी देख लेते हैं। तो इसमें देखा मैंने कि ये वाली जो वैल्यू है वो एल प्लस हाफ वाली है, ये एल माइनस हाफ वाली है। तो एल माइनस हाफ वाली नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है। अब डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है भाई, याद रखो 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन क्यू एल इंटू एल प्लस वन। तो एल कितना है इनके लिए, 1 है, तो यहाँ पर पुट किया। तो मतलब ये है कि आपका जो 2p1 वाला था उसमें जो आपका फाइन स्ट्रक्चर जब मैंने बनाया तो इसमें जो स्प्लिट होकर दो लेवल्स मिले, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ठीक है, अगर मैं ट्रांजिशन अगर दिखाना है मेरे को तो ट्रांजिशन के लिए क्या कर सकते हैं कि ये तो 2p1 से वन नीचे वाला क्या है 1s1 है। तो अगर इसमें दिखाना तो ये सिंगल लाइन दिखेगी, बट जब अगर इसमें दिखाना है तो मेरे को क्या करना है, सिलेक्शन रूल लगाना है। सिलेक्शन रूल किस पर लगाना था, डेल्टा जे की वैल्यू कितना हो जाए 0 प्लस माइनस हाफ, है ना। तो यहाँ पे देखो इधर से ये इसमें आ गया, इसमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से करस्पॉन्डिंग टू दैट। तो इसमें देखा मैंने जे की वैल्यू कितनी है +-1 अलाउड है। और फिर इसमें देखो इसमें कितनी है 0 है, तो ये भी अलाउड हो गया, है ना। अब डेल्टा एल वाला क्या था, डेल्टा एल वाला था 0 +-1, है ना। तो डेल्टा एल वाला इस इधर से इधर तो ये वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए, क्योंकि फिर है ना। तो ये यहाँ पर डेल्टा एल इक्वल टू 0 वाला रूल नहीं लगेगा, इसका ट्रांजिशन नीचे वाले में होगा। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गए। इसी प्रकार जैसे लिथियम के लिए पूछ ले, लिथियम के लिए ये हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे याद रखना कि उसी में नहीं होता ट्रांजिशन, सेम जिसके लिए एन डिफाइन है इसमें नहीं लगाना। इसके नीचे वाले के लिए हम लोग ट्रांजिशन रूल लगाएंगे, जो सिलेक्शन रूल मैंने बताया था। सिलेक्शन रूल कितने बताए थे, 3। डेल्टा एल डेल्टा एस ये हो जाएगा 0 +-1, ये आपको देख लो डेल्टा एस की वैल्यू 0, डेल्टा एच कितना होना चाहिए, डेल्टा जे होना चाहिए 0 +-1। ये था एटम के लिए जब मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करता तो डेल्टा एल इक्वल टू +-1।
डेल्टा एस इक्वल टू 0 और डेल्टा एस जे इक्वल टू +-1। अब यहाँ पे देखो 2p1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए फिर हमको ये वाला हटा देना, फिर हमको इसकी बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई ना। इसमें भी देख लो, इसमें क्या है, लिथियम प्लस आयन के लिए पूछ रहा है। तो लिथियम प्लस आयन के लिए आपको पता है कि यहाँ पर ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स ये वाले हो जाएंगे, वैल्यू पुट कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा था।